आप सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को हम समझाने वाले हैं कि क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों हम इस चीज को लेकर आते हैं, इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिसाइड की जाती हैं, कितने मेंबर होते हैं, कब कब मीटिंग होती है और उस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिसाइड की जाती हैं और किस तरीके से इस चीज का मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उस कमेटी के द्वारा मार्केट के अंदर या फिर कहें इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल की जाती है। साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इस टॉपिक से अलग अलग एग्जाम जितने भी हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी की तरफ से हो, कोई भी अगर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। आप सभी लोग इन्फ्लेशन सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने ये कोशिश कभी किया होगा कि यार मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, डिक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा। या फिर आपने एक नाम सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। कभी आपने न्यूज में सुना होगा कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को कम कर दिया गया है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है ना। तो अब ये सब सारी चीजें जो हैं कि क्या होता है एक्चुअली, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, हम इन सभी चीजों को पूरे डिटेल में आज इस सेशन के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, अगर हम बात करें साथियों आरबीआई एक्ट 1934 की, साथियों आप सभी को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये बस एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो हमारे कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी का सप्लाई है, जो मनी का सप्लाई, जो लोगों के पास पैसा है वो आ कहां से रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कितना होना चाहिए उनके जेब में पैसा, वो सारी चीजें ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। एक इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई होना चाहिए वो इकोनॉमी डिसाइड करती है। सर, अगर किसी के पास पैसा ज्यादा आ गया या कम है, मनी सप्लाई ज्यादा है या कम आ गया, तो इससे इशू क्या है? कोई दिक्कत नहीं, पैसा ज्यादा होगा तो खर्च करेगा, कम होगा तो कम खर्च करेगा। बात सही है आपकी आपकी बात से सहमत हैं। बट यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई देखिए, पैसा आपके पास ज्यादा आएगा तो आप डिमांड भी तो ज्यादा करोगे, लेकिन फिर उस डिमांड के हिसाब से अगर मार्केट में उतना प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उतना अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की है नहीं, तो आप इस पैसे का यूज कहां करोगे? फिर वो प्रोडक्ट जो आपके पास कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, कम रिसोर्सेज जो कि है आपके पास, वो चीज महंगी हो जाएगी। आपके पास पैसा है, सामान कम है और आप डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो मार्केट में महंगी वाली सिचुएशन बन गया, मतलब इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास पैसा कम है तो आप डिमांड कम करते हैं, तो डिमांड कम करने से आपकी इकोनॉमी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को ना डिसाइड करने के लिए क्या रेट होना चाहिए, क्या पॉलिसी रेट होना चाहिए, हम उस सारी चीजों को ये मॉनेटरी पॉलिसी ही डिसाइड करती है। समझ में आ रही है बात आप सभी को? जिसके अंदर वो पॉलिसी रेट्स डिसाइड किए जाते हैं कि जिसके अंदर आपके एक मेंबर्स, कुछ मेंबर होते हैं, जिस नंबर ऑफ मेंबर हैं वो छह ऐसे मेंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी रेट्स क्या क्या होने चाहिए। अब वो पॉलिसी रेट्स क्या क्या हैं अभी हम आगे सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक तरीके का एक ऐसा टूल है, ये समझिए बात को। ये क्या है? एक ऐसी टूल है जो कि एक कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। ये एक ऐसा टूल है जो कि एक कमेटी के द्वारा बनाई जाती है, और जो कमेटी के द्वारा बनाई जाती है, हम अगर बात करें तो उस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, आपने देखा होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोलते हैं। ठीक है, एमपीसी। साथियों, अगर हम बात करें इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसको जो बनाया गया था, वो आपके 2016 में रघुराम जी राजन की कमेटी के द्वारा 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ, इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फॉर्म्ड इन, लिखेंगे साथियों, फॉर्म्ड इन 2016। काफी सवाल यहां से पूछा जाता है। अब इसका मेन काम क्या है? अगर हम देखें तो मेन इसका काम यह है कि किस तरीके से इस कंट्रोल किया जाए। क्या कंट्रोल किया जाए? टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ यहां पे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन या फिर कहें
डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो एक पॉलिसी बनाती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है एक्चुअली, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी रेट्स हैं जो डिसाइड किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी रेट्स हैं जो डिसाइड किए जाते हैं, पॉलिसी रेट डिसाइड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ ऐसे सीआरआर हो गए, कुछ आपके एसएलआर हो गया, आपने नाम सुना होगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एसएलआर हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक, या फिर आपका एलएएफ के अंदर ही आ गया आपका ये, या फिर आपका मान लीजिए एसडीएफ रेट हो गया, इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ रेट हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे कुछ ऐसे अलग अलग रेट्स हैं जो कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो साथियों एक बात यहां पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे हर 2 महीने में इस मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब ये है, इसको 2 मंथ्स, हर 2 मंथ्स पे मीटिंग होती है, हर 2 मंथ्स पे क्या होती है साथियों, मीटिंग होना अनिवार्य है। जिसके अगर हम बिहाफ पे देखें तो अप्रोक्स हम देखें तो 1 साल के अंदर 6 मीटिंग होनी चाहिए, 6 मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन किसी अगर वजह से अगर 6 मीटिंग नहीं हो पाई, पहली बात तो 6 मीटिंग होना ही चाहिए, बट किसी वजह से अगर 6 मीटिंग किसी भी रीजन की वजह से अगर नहीं हो पाई तो 4 मीटिंग मस्ट है, 4 मीटिंग होना ही चाहिए, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अब साथ ही साथ इसलिए हम इसको 4 मीटिंग कम से कम होना ही चाहिए। अब इसके अगर हम बात करें तो इस कमेटी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो 6 मेंबर्स होते हैं। इस कमेटी के अंदर अगर हम देखें साथियों तो कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, 6 मेंबर्स होते हैं। अगर हम देखें तो 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, 3 मेंबर जो है साथियों वो गवर्नमेंट के होते हैं, और बाकी के जो 3 मेंबर होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं, जिसके अंदर साथियों आपका आरबीआई का गवर्नर भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आरबीआई का गवर्नर भी होता है, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और अगर समझने का प्रयास करें तो एमपीसी का जो चेयरमैन है, एमपीसी के जो चेयरमैन है वो कौन होता है, तो एमपीसी के जो चेयरमैन है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर होते हैं आरबीआई के गवर्नर। देखिए अगर हम साथ में इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करें तो आपको एक चीज समझना है साथियों, आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के चेयरमैन होते हैं, ये बात सच है। लेकिन कभी भी ध्यान रखिए सिर्फ आरबीआई की गवर्नर की यहां नहीं सुनी जाएगी। मान लीजिए कोई मीटिंग हुई इनकी, ठीक है, हर 7 तारीख को मीटिंग होती है 2 महीने में, जैसे अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो आपकी 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी, जिसमें अलग अलग जो रेट्स हैं वो डिसाइड हुए। अब देखिए ये जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में अनिवार्य है सभी मेंबर का होना, सभी मेंबर का मतलब 6 के 6 मेंबर्स का होना अनिवार्य है इस मीटिंग को करने के लिए। लेकिन बाई एनी चांस अगर ऐसा हुआ कि मेंबर अभी 6 के 6 अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको अनिवार्य है कि एटलीस्ट 4 मेंबर तो होने ही चाहिए। अगर 4 मेंबर से कम हुए तो ये मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी, ये मीटिंग नहीं होगी। तो अनिवार्य है यहां पे कितना, एटलीस्ट जो है वो 4 मेंबर, एटलीस्ट जो है साथियों वो 4 मेंबर इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए होने ही चाहिए। 4 मेंबर्स में जिसको आप क्वेरम बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वेरम बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्वेरम बोलते हैं क्योंकि एटलीस्ट इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए 4 मेंबर का होना अनिवार्य है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब सर यहां पे एक चीज समझाइए, बाई चांस ऐसा कुछ डिसाइड किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए इस मेंबर के अंदर इसमें 6 मेंबर हैं, मान लीजिए कोई 3 लोग ऐसा कह रहे हैं, मान लीजिए 4 लोग ऐसा कह रहे हैं कि रेपो रेट को 6% कर दो, लेकिन 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं 6% मत करो, मतलब कुछ अगेंस्ट में है कुछ फेवर में है किसी डिसीजन पे। तो मान लीजिए जो अगेंस्ट में और जो डिसीजन फेवर में है वो अगर अगर मेजोरिटी हुई तो मेजोरिटी की मानी जाएगी,
अगर मेजोरिटी 4 मेंबर हुए तो ऑब्वियस बात है उनकी मानी जाएगी, फिर अगेंस्ट वाला की तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि किसी भी डिसीजन पे 3 मेंबर भी उतना ही फेवर कर रहे हैं और 3 मेंबर अगेंस्ट में, मतलब बराबर हैं, तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि 3 मेंबर किसी डिसाइड को डिसीजन पे अगेंस्ट में है और 3 मेंबर उसी डिसीजन पे फेवर में है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आरबीआई के चेयरमैन, मतलब आरबीआई के गवर्नर हैं, नॉट चेयरमैन आरबीआई के, आरबीआई एमपीसी के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर जो हैं, वो जो डिसीजन लेंगे उनकी बात मानी जाएगी। अगर वो फेवर में लेते हैं तो उनकी बात मानी जाएगी, अगर अगेंस्ट में रहते हैं तो भी उन्हीं की बात मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एट द एंड जो है, एट द एंड अगर हम देखें, एट द एंड देखिए साथियों, तो आरबीआई की गवर्नर की जो बात है वो फिर लास्ट में मानी जाएगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो ये है टोटल एमपीसी के बारे में जिसमें हमने यहां पे समझने का प्रयास किया। होप सो आप सभी को यहां पे सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप सभी को बताया है, क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ आप इसको नोट कर लेंगे। साथियों, अगर हम बात करें कि हमने ये पॉलिसी बनाया ही क्यों, एमपीसी एक्चुअल में बनाया ही क्यों गया है, हम क्यों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रहे हैं अलग से, जबकि आरबीआई है हमारे पास, तब हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बना रहे हैं? देखिए, इसके पीछे मेजर जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अगर हमें इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करना है तो हमें यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही आपकी मनी सप्लाई डिसाइड होती है कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, उस मनी सप्लाई के थ्रू जो है आपके बैंकों के पास लिक्विडिटी आती है, मतलब जो कैश एक्चुअल में आता है वो कहां से आता है, आरबीआई ही तो प्रोवाइड करता है। अब अगर मनी सप्लाई कम होगा तो बैंकों के पास कैश कम होगा, और बैंकों के पास कैश कम होगा तो पब्लिक के पास कैश कम होगा, क्योंकि आप लोग भी जो पैसा पा रहे हैं, आपको पास जो पैसा मिल रहा है, क्या आरबीआई दे रही है आपको? नहीं, आप तो बैंकों के पास जा रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, बैंकों से कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो पैसा मिल रहा है वो बैंकों के द्वारा मिल रहा है। तो अगर बैंक के ही पास पैसा कम होगा तो वो आपको कहां से पैसा देगी? तो आपके वो जब पैसा नहीं देगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो खर्च नहीं करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, जिससे आपका इकोनॉमी डाउनफुल जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम ज्यादा मनी सप्लाई करेंगे, मतलब इतना होना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा इन्फ्लेशन क्रिएट होना चाहिए, मतलब डिमांड होनी चाहिए आपकी, जिससे आपका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो सके और इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके। तो इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई कि इसका हम यूज करेंगे तो हमारे इकोनॉमी में प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा। साथ ही अगर हम देखें, मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, यहां पे बड़ा जरूरी है प्राइस को स्टेबल करना। क्या होता है ना, आप किसी भी सामान का देखो महंगा और सस्ता कब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा ये मार्कर है, मेरे पास पैसा है, आपके पास भी पैसा है, मान लीजिए इस मार्कर का प्राइस है ₹10, इस मार्कर का प्राइस कितना रुपए है? 10 रुपए है। आपके पास अगर ज्यादा रुपए आएगा, अब मार्कर तो एक ही है, एक आप हो एक मैं हूं, अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास भी 10 रुपए, तो नॉर्मली मैं खरीद सकता हूं, आप भी खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि आपके पास 50 रुपए आया, 50 रुपए आया और मेरे पास मान लीजिए सिर्फ 40 रुपए ही है फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या इस सिचुएशन में? आपके पास मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो अब आप इसकी डिमांड करोगे, अब डिमांड करोगे कि भैया मैं इस मार्कर को 50 रुपए देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं कहूंगा यार मेरे पास तो 40 रुपए ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो दुकानदार है जो इस मार्कर को बेच रहा है वो कहेगा यार सिंपल सर बहुत बढ़िया है, तो 50 रुपए में मेरा मार्कर बिक जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है? तो अब ये 50 रुपए में आपको दे देगा। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात, 10 रुपए का मार्कर का रेट कितना चला गया? 50 रुपए। रेट 10 रुपए का मार्कर की जो रेट है वो कितना चला गया? 50 रुपए। क्यों चला गया? आपके पास क्योंकि 50 रुपए पैसा पहले से ज्यादा है, तभी तो। अगर आपके पास पैसा नहीं ज्यादा होता तो पैसा अगर ज्यादा नहीं होता तो क्या आप डिमांड करते? नहीं करते, आप 10 रुपए में ही ले ले तो कोई इशू नहीं है। तो अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, आपके पास पैसा ज्यादा हुआ इसीलिए आप इसकी डिमांड कर रहे हैं ज्यादा, और ज्यादा किसी चीज की डिमांड करते हैं तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ जाना मतलब क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन क्रिएट करना, और इसी तरीके से जब डिमांड ना करना तो उसकी वजह से प्राइस घट जाती है। तो ये प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाना या बहुत ज्यादा घट जाना, ये प्राइस जो इंस्टेबिलिटी हो रही है ना, जो अनस्टेबल है प्राइस, इस प्राइस को मेंटेन करने के लिए, एक स्टेबल मैनर में लाने के लिए भी एमपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी रेट को डिसाइड करती है।
समझ में आ रही है बात? तो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करना, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। भाई एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है, जब तक मनी सप्लाई नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? सिंपल सी बात, अगर मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो लोगों को लोन ज्यादा मिल पाएगा। समझिएगा बात को ध्यान से, अगर मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, आप मान लो प्रोड्यूसर हो, आप मान लीजिए प्रोड्यूसर हैं, अगर हम जब मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपको लोन इजीली मिल पाएगा। अब जब आपको लोन इजीली मिल पाएगा तो इससे क्या होगा, जब आपको लोन इजीली मिल पाएगा तो आप उसी पैसे को यूज करके नया प्रोडक्शन यूनिट खोलोगे। अब नया प्रोडक्शन यूनिट खोलोगे, नया प्लांट खोलोगे, नई कंपनी खोलोगे, नया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलोगे, तो उससे क्या होगा, जब नया खोलोगे तो इससे क्या होगा, लोगों को हायर करोगे, वहां पे कंपनी में हायर करोगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा। तो जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा हायर करोगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बताइए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी ना? तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट लेवल भी यहां पे बढ़ने को मिला। और यही आपको पैसा ही ना दिया जाए तो आप कहां से इंडस्ट्री और कहां से मैन्युफैक्चरिंग, कहां से कंपनी बिजनेस कहां से ओपन करोगे? अब जब ओपन ही नहीं करोगे तो मार्केट के अंदर जो लोगों को रोजगार है वो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए भी, उसको भी कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का इस्तेमाल किया। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है इस पॉलिसी को इसलिए बनाती है। नेक्स्ट क्या है, स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना सर ये कैसे पॉसिबल है? एक्सचेंज रेट मतलब क्या है, जो फॉरेन करेंसी है उसको स्टेबलाइज करना। भाई आपके पास अगर पैसा ज्यादा है, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ज्यादा फॉरेन करेंसी खरीदने का प्रयास करोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि फॉरेन करेंसी आज खरीदोगे, आपको पता है फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे तो आप इसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं, वही सेम डिमांड सप्लाई वाला सीन है, आप ज्यादा डिमांड करोगे, फॉरेन करेंसी के प्राइस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ा तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, हम ज्यादा डिमांड किए तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड, फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़े, और फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ा तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम, तो हमारी चीजें जो है ना, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो नहीं मिल पाएगी हमें, वो जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो क्या बोलते हैं डी ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है, स्टेगनेंसी देखने को मिल सकती है। तो यहां पे क्या है, इसको कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करना, आरबीआई कंट्रोल करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को इसी तरीके से मनी सप्लाई का यूज करके। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत यहां पे परेशानी तो नहीं है? तो इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है, इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी, ये चार मेजर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके यूज करके आप जिनका आप मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके इनको आप स्टेबलाइज और मेंटेन करके चलते हैं। आइए समझते हैं एक बात और, कि एक्चुअल में जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बनाता कौन है। तो आपको अगर मैं बोलूं तो सर अभी तो आपने जस्ट बताया आरबीआई की जो एक कमिटी है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वो बनाती है, ठीक है। क्या करते हैं इसके अंदर, क्या डिसाइड करते हैं? तो सिंपल सी बात है सर, मनी सप्लाई डिसाइड करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है। आपने इसके पहले एक नाम सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी। आपने इसको सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें, ध्यान से समझिए, ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ये जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी एक्चुअल में देखें तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये अगर हम देखें तो मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं? इसके अंदर हम लोग दिखाते हैं कितना टैक्स लगना चाहिए किसी के ऊपर, कितना गवर्नमेंट जो है वो कितना खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट किसी चीज पर कितना खर्च करने वाली है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पे, जैसे इसके अंदर आपने याद करो, गवर्नमेंट जो बजट बनाया जाता है, गवर्नमेंट बजट के अंदर ही तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू बनता है। इसके अंदर हम दिखाते हैं गवर्नमेंट कहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, कहाँ पे गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होगी, गवर्नमेंट को कहाँ से रिसीट आ रहा होगा, ठीक है, कहाँ से गवर्नमेंट को रिसीट आएगा, कहाँ पे रिसीट जाएगा, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर डिसाइड की जाती है, जिसके अंदर मेजरली टैक्स मेजर पार्ट होता है, और फिर साथ में वही चीज गवर्नमेंट जो बजट है वो फिस्कल पॉलिसी के तहत ही सारी चीजें होती हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को लॉस होता है या फायदा होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो फिस्कल पॉलिसी में भी इसमें कमी आती है, कभी कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा है
रेवेन्यू कम है तो उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास जो करती है। तो इसमें फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, अगर हम साथियों बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, बाई एमपीसी, एमपीसी या फिर इसके अंदर आरबीआई जो है, ठीक है, इसके द्वारा बनाया, ये आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। इसके अंदर जहां पे टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें डिसाइड होती हैं, इसके अंदर क्या डिसाइड की जाती है, मनी सप्लाई डिसाइड की जाती है। इसके अंदर क्या डिसाइड की जाती है साथियों, मनी सप्लाई डिसाइड की जाती है। इसके अंदर इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट को डिसाइड किया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जो सिचुएशन है उन सब चीजों को डिसाइड किया जाता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आप सभी को पता है, बेसिकली अगर हम देखें यहां पे, अगर हम एक जो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट है वो क्या होना चाहिए, अगर हम देखें स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट जो है, स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट जो है साथ ही वो क्या होना चाहिए, 4 ± 2% होना चाहिए, 4 ± 2% होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, 4 ± 2% का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड रेट है 4%, ठीक है, 4% से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर किसी साल 4% से अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो मैक्सिमम 2% ही बढ़ना चाहिए, मतलब 6% तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जा रहा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट, तो कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कत वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है अगर किसी ईयर में, तो कम से कम 2% कम होनी चाहिए, मतलब 4 से कम 2 तक होना चाहिए। 2 से अगर नीचे जा रहा है, 1% या आधा परसेंट या माइनस में जा रहा है, तो भी दिक्कत वाली सिचुएशन है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड किया है कि 4 ± 2%, मतलब या तो 4 से ज्यादा हो तो मैक्सिमम 2% तक जाना चाहिए, मतलब 6 तक होना चाहिए। 4 से कम अगर हो रहा हो तो भी कम 2% होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो है कम से कम 2%। तो ये जो है स्टैंडर्ड रेट है हमारा इन्फ्लेशन का, तो उसको जो कंट्रोल करने का काम कर रही है वो कौन कर रही है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कर रही है, ठीक है, एमपीसी कर रही है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर, और इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है इस एमपीसी के द्वारा, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके मार्केट में मनी सप्लाई को, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा होना चाहिए, हमें मार्केट में ज्यादा सप्लाई करना चाहिए मनी का, या कम सप्लाई करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो कंट्रोल करी जाती है वो एमपीसी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके की जाती है। अब सर मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके इसका मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या यूज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ऐसे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे फर्दर सेशन में, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा क्या है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। साथियों अगर हम बात करें आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, इससे क्या होता है, या तो हम मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, या तो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर, मतलब कम करते हैं, ठीक। जब भी हमें ऐसा लग रहा है, जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट में ना मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए, मार्केट में लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी वाली सिचुएशन है, अभी करंट सिचुएशन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं साथियों, इस सिचुएशन में अभी जो आरबीआई का मेन एम रखा गया है वो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना रखा गया है, कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए। इसी वजह से आप सभी ने देखा होगा कि आरबीआई ने करेंसी स्वैप भी रखा, यहाँ पे आरबीआई ने पहले से जो रेपो रेट है वो अगर बीते कुछ 4 महीनों में अगर हम देखें, चाहे वो 7 दिसंबर से 7 फरवरी, फिर 7 फरवरी से फिर 7 अप्रैल, ये जो 2 बार एमपीसी की मीटिंग हुई है इस कमिंग ईयर में, इस दोनों में ही रेपो रेट को पहले से कम किया गया है। तो पहले से कम किया गया है रेपो रेट को, इसका मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने का आरबीआई का प्रयास है, क्योंकि जिससे मार्केट के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसा पहुंचे और लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा होगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, तो एमपीसी कुछ अपने अलग अलग पॉलिसी रेट डिसाइड करेगी। इसी तरीके से जब मनी सप्लाई को कम करना होगा, मतलब वो आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पैसा कम से कम हो, जिससे लोग डिमांड कम, तो ऐसी सिचुएशन अगर आरबीआई चाहती है या एमपीसी चाहती है, तो उस सिचुएशन में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेगी। तो दो ही चीजें हैं, या तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगी या तो मनी सप्लाई को कम करेगी। स्टेबिलिटी को, किस चीज की स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर कभी भी मार्केट में
मनी सप्लाई बढ़ाना है तो उस टर्म को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर हम बात करें, अगर कभी भी एमपीसी ने यह सोचा कि यार हमें मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम कर देना चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेगी जिसके वजह से मार्केट के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कम हो पाएगी, ठीक है, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो पाएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं हम लोग यहां पे साथियों टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आइए हम समझते हैं क्या टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम देखें तो इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जिसमें पहला जो है वो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आप एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज समझ लीजिए बहुत ध्यान से, आपको मैं बताना चाहूंगा, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात को टारगेट करके नहीं चल रहा हूं कि बच्चा टॉपर है मेरे सामने, बच्चे को सब कुछ आता है। आप इस वीडियो को फिर वो बेनिफिशियल है ही नहीं आपके लिए। अगर आपको आता है तो डेफिनेटली फिर आप क्यों ही देख रहे हैं, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं जो टॉपिक समझा रहा हूं, ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है एकदम जीरो लेवल पे बैठा है, एकदम जीरो लेवल पे बैठा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए एकदम बेसिक से बेसिक चीजें बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आपने पढ़ी है, जानते हैं, तो स्किप कर दीजिए, और या फिर आगे बढ़ा के आप वो चीजें देखिए जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो दो तरीके की पॉलिसी अपनाई जाती है, एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम साथियों समझने का प्रयास करें कि व्हाट एक्चुअली इट मींस, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने समझाया। यहां पे एमपीसी का टारगेट होता है, यहां पे किस ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, व्हेन एमपीसी वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई। जब मार्केट के अंदर क्या किया जाए, इस प्लान के साथ किया जाए कि मॉनेटरी मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, इंक्रीज मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। जब मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी रेट्स डिसाइड किए जाएं, तो उस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसी सिचुएशन की अगर हम बात करें कि अगर एमपीसी चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होना चाहिए, तो जब ऐसा चाहेगी अगर एमपीसी, तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कम करना चाहेगी, तो उस टाइप को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो तरीके की पॉलिसी बनाती है, एक एक्सपेंशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। यहां पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाह रही है, और यहां पे जो एमपीसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कम करना चाह रही है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं डिक्रीज द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। समझ में आ रही है बात साथियों? कोई दिक्कत यहां पे, कोई परेशानी है तो बताइए। आप सभी की बहुत डिमांड थी सर मॉनेटरी पॉलिसी पे वीडियो लेके आइए, मॉनेटरी पॉलिसी पे वीडियो लेके आइए, तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों नहीं मॉनेटरी पॉलिसी पे वीडियो बना ही दी जाए, ठीक है। बट हम इसको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर नहीं कर रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिए। हम इसको कवर करेंगे, कोशिश कम से कम 2 से 3 वीडियो लेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे होप सो आप सभी को समझ में आ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ पे आप सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा साथियों कि एक्चुअल में जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है, इसके अंदर ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है एमपीसी के द्वारा, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द एमपीसी, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और यू कैन से आरबीआई, राइट।
सो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे दो तरीके के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से मॉनेटरी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, या फिर एक्सपेंशनरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। साथियों अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर एक जो होता है वो होता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे आप सभी, एक जो होता है आपका वो लिखेंगे आप सभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। एक क्या होता है साथियों आपके पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा जो होता है साथियों आपके पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। साथ साथ में नोट करते रहेंगे आप सभी लोग। एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक होता है आपके पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। जिसको हिंदी में गुणात्मक और गणनात्मक भी बोलते हैं। साथियों अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मतलब यह है कि यहां पे आरबीआई जो है ना वो क्वांटिटी के टर्म्स में इतना परसेंट कम कर दिया जाएगा, उतना परसेंट, 10%, 6% से 0.5 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया जाएगा। सर अब आप ये नया वर्ड क्या यूज कर रहे हो, बेसिस पॉइंट, व्हाट डज इट मीन सर बेसिस पॉइंट? एक्चुअली यहां पे जैसे आप, यहां पे मतलब होता है कि 1% को यहाँ पे ना आरबीआई एक नया टर्म यूज करती है, हमेशा ध्यान रखिए, 1% को हमेशा 100 बेसिस पॉइंट पे यहाँ पे मानती है आरबीआई, ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट्स, ये हमेशा नोट करके रखिएगा अपने पास, कहीं पे कॉर्नर पे नोट कर दीजिए। 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट होता है। जैसे मानिए किसी भी चीज को अगर 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया, ध्यान से समझिए, अगर किसी चीज को, किसी रेट को अगर 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका 0.25 बेसिस से कम कर किया गया है परसेंट से। 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट है, तो 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, 0.25%। समझ में आ रही बात? अगर हम बोले 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया किसी रेट को या बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि आपका 0.5% उस रेट को बढ़ा दिया गया। जैसे अगर 6% है किसी भी चीज का रेट, अगर हम देखें 6% है किसी भी पॉलिसी रेट, जैसे रेपो रेट का अगर किसी का 6% है, तो अगर वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 6.5% हो गया, ठीक है, क्योंकि 1% इक्वल्स टू 100%, 100 बेसिस पॉइंट, तो 50 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू आधा परसेंट। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं ना, परसेंट में ना करके हम बेसिस पॉइंट्स में करते हैं कि इतने बेसिस पॉइंट से इस रेट को कम कर दिया गया है, तो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि उस बेसिस पॉइंट का एक्चुअल में मतलब क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपके आरबीआई के द्वारा जो है वो यूज किए जाते हैं। समझ में आ रही बात? वो आपके आरबीआई के द्वारा जो है वो यूज किए जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, किसी प्रकार की कोई परेशानी? तो अगर हम सबसे पहले बात करें यहां पे साथियों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ऐसे कौन कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, तो अगर हम देखें तो आपने नाम सुना होगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, मैं आपको पूरा ही लिख दे रहा हूं यहां पे, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इसको हम बोलते हैं स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। हम एक एक के बारे में पूरा बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में। यहां पे आप सभी लोगों को रेपो रेट देखने को मिलता है, रेपो रेट। एक्चुअली रेपो क्यों बोलते हैं इसको, रीपरचेज बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, रीपरचेज, उसको शॉर्ट फॉर्म में रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। यहां पे आपको ओएमओ के बारे में पढ़ना पड़ता है, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। यहां पे आपको एसडीएफ रेट पढ़ना पड़ता है, एसडीएफ रेट, एमएसएफ रेट, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे काफी डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपने एक रेट सुना होगा बैंक रेट, आपने बैंक रेट भी सुना होगा, रेपो रेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बैंक रेट भी यहीं लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बैंक रेट की लिख दे रहा हूँ। तो अप्रोक्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रेटों के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये जो 8 रेट हैं ये कहीं ना कहीं आपके क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर यूज किए जाते हैं।
समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से सबसे पहले बात करें तो सर क्वालिटेटिव में क्या यूज किया जाता है? क्वालिटेटिव का मतलब है कि कोई नंबर यहां डिसाइड नहीं किया जाता, इतने परसेंट से कम कर दिया या उतने परसेंट से कम कर दिया, नहीं। यहां पे कुछ ऐसे बस धमकाया धमका ऐसे वर्ड धमकाया तो नहीं, मतलब आप ऐसे समझिए कि वो ऐसे गाइडलाइंस लेके आएगी, ऐसे एक्शंस लेके, भैया तुम मत करो। जैसे आपके पापा आपको डांटे, तो एक डांटना हुआ, जो डांटना है क्या है, क्वालिटेटिव टर्म्स में। लेकिन अगर आपको बोलेंगे अभी 4 जूते पड़ेंगे तुम्हारे अगर तुम बेटा ऐसे करोगे, तो 4 जूते पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको नंबर्स में वहां पे चीजें मिल रही हैं, ठीक है, अगर पड़ेगा तो। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मतलब डांट दिया आपको बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे डायरेक्ट एक्शन हो गया, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग हो गया। क्रेडिट राशनिंग कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें से, सर हमने ये वर्ड तो सुना ही नहीं है कभी, बड़े खतरनाक लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सारे खतरनाकों बहुत इजीली इजीली अच्छे अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, गाइडलाइंस बाय द आरबीआई, गाइडलाइंस बाय आरबीआई, कुछ ऐसी चीजों को मान के चलेंगे। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और फिर उसके बाद आता है लास्ट मोरल सुएजन, मोरल सुएजन। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आरबीआई जो है साथियों मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और ये कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर उन्हीं इन्हीं सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और फिर ये समझेंगे कि अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स का किस तरीके से यूज किया जाए, मतलब क्या बढ़ा दिया जाए, कब कम कर दिया जाए, और फिर उसका इंपैक्ट जो है मनी सप्लाई पे क्या पड़ेगा, और उस मनी सप्लाई के इंपैक्ट पड़ने की वजह से मार्केट की पूरी होल इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर उसको कैसे सही किया जा सकता है, उन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कर रहे होंगे। साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग अपनी कमेंट में राय जरूर दें, और अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वह भी आप हमें बताएंगे। बाकी की अदर क्लासेस के लिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कृपा आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, लोगों के साथ अच्छा अपना प्यार व्यवहार के साथ रहें, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लगी और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत फिर से करता हूं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया, और उसमें हमने ये पढ़ा कि क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्यों बनाई जाती है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कब फॉर्मेशन हुआ। तो उसमें आप सभी लोग एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, फॉर्म्ड इन, जो मैंने लिखा हुआ है 2016, ये तो ठीक है, और उसमें मैंने बाई मिस्टेक गलती से रघुराम जी राजन बोल दिया था, मुझे जहां तक याद है। इसमें आप लिखिएगा किसकी कमिटी में, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल की एक कमिटी कमिटी यहाँ पे 2016 में इस्टेब्लिश होते हैं, उर्जित पटेल कमिटी। इस कमेटी के सजेशन के बिहाफ पे एमपीसी को फॉर्मेशन किया गया। और अगर हम देखें तो इसमें एक चीज और आप साथियों ऐड कर लीजिएगा कि इसका जो फॉर्मेशन है वो तो हुआ, लेकिन आरबीआई के किस एक्ट को अमेंड करके किया गया, तो इस किस एक्ट को कर गया, तो यह ध्यान रखेंगे, सेक्शन 45Z बी, 45 सेक्शन 45Z बी, 45Z बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 अमेंडेड। जो आरबीआई का एक्ट है 19 आरबीआई एक्ट 1934 है, उसमें सेक्शन 45Z बी जो है, इसके तहत इस एक्ट को अमेंड किया गया, और साथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को फॉर्मेशन किया गया। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हमने कल लास्ट सेशन में हमने किया था, जिसमें हमने ये समझा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और साथ ही साथ हमने यह भी समझा क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज करती है इस पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करने में, जिससे मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कंट्रोल किया जा सके। वो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव।
जैसे कि आपने देखा यहां पे हमने लास्ट सेशन में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम भी लिखा था, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ हमने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। आज हम इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे साथियों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आरबीआई जो एमपीसी है वो कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को। ठीक है, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशियो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साथियों कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, साथियों अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशियो का, तो पहले इसको एक ना छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं आपके पास। आपने जाके इस 100 रुपए को किसी एक बैंक में, HDFC मान लीजिए इसका नाम है इस बैंक का, आपने जाके इस 100 रुपए को जमा किया। तो जैसे ही आप ये 100 रुपए को यहाँ पे जमा करेंगे, तो ये क्या है, जो इसके पास जमा करोगे तो ये 100 रुपए इसके पास आ जाएगा। अगर हम देखें तो आप ये जो 100 रुपए आपने जमा किया है, तो इस 100 रुपए को जब आप इसके यहाँ पे आके जमा कर दोगे तो इसके पास आ गया। अब जब ये 100 रुपए इसके पास आ गया, तो जो इसके पास आया इसको हम लोग बोलेंगे एनडीटीएल। क्या बोलेंगे? एनडीटीएल। अब किस, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एक्चुअली देखें तो यहां पे आप सभी लोगों को इतना समझिए, जैसे आप 100 रुपए आपने डिपॉजिट किया हुआ है, ऐसे ही कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए भी डिपॉजिट करता होगा, ठीक है, जिसको हम टाइम लायबिलिटीज बोल रहे हैं, जिसको हमें पे करना है फ्यूचर में। ठीक, तो ये जो डिपॉजिट इसके पास आया, HDFC बैंक के पास ये जो डिपॉजिट आया है, अब यहीं से समझना है आपको कंसेप्ट को। अब यहां पे है आपकी आरबीआई, यहां पे क्या है साथियों, आपकी आरबीआई। आरबीआई इससे कहेगी क्या, किससे? HDFC से। कहेगी भैया देखो, आपके पास जो भी एनडीटीएल आया है, क्या आया है? जो भी एनडीटीएल आया है, ठीक है, इस एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत आप मेरे पास जमा करो। जो आपके पास एनडीटीएल आया है जो कि 100 रुपीज है, इस डिपॉजिट का कुछ परसेंट आप मेरे पास एज अ रिजर्व रखो। ठीक है, तो HDFC क्या करेगी भैया, कितना परसेंट लेंगे? तो जैसे आरबीआई कुछ इसका डिसाइड नहीं होता कि कितना परसेंट भी, मैक्सिमम कितना कर सकती है, मिनिमम कितना कर सकती है, कोई भी ऐसा डिसाइडेड नहीं होता। बट इन रिसेंट जो है वो 4% अप्रोक्स रखती है आरबीआई। कितना है? 4%। कहेगी भैया जो 100 रुपए का 4% है ना, वो मेरे पास लाके जमा कर दो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 100 रुपए जो है, आरबीआई को कितना रुपए इस HDFC को देना पड़ेगा? तो 100 रुपए का 4%, मतलब 4 रुपए जो है इस आरबीआई के पास जमा कर देना पड़ेगा। ठीक है, बात यहां पे समझ में आ गई सर। अब आरबीआई एक और बात कहेगी कि सर आपको कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक को आपको एक SLR भी जमा करना पड़ा है। ठीक है, अप्रोक्स अगर हम देखें 18%, मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल अगर लें 18%, 17.5% अप्रोक्स जो है SLR हो गया। अभी SLR क्या होता है बाद में समझते हैं, बस इतना समझिए, आरबीआई जो कहेगी वो कमर्शियल बैंक्स को करना पड़ेगा, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी है पूरे कमर्शियल बैंक्स विद इन द इंडिया। अब देखिए, ये जितना इसके पास डिपॉजिट आया है, इसके पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका 4%, मतलब जो भी आएगा उसका कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो जितना परसेंट वो आरबीआई के पास रख रहा है, जितना आरबीआई मांग रहा है, वो परसेंट जो रख रहा है, उस रेट को बोलते हैं CRR। उस रेट को क्या बोलते हैं? CRR। मतलब क्या है? कैश की फॉर्म में इसको, मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, राइट? कैश रिजर्व रेशियो। अब सर आपके माइंड में सवाल आएगा, क्या सर आरबीआई जो है ये जो पैसा इसने रखा है 4 रुपए, क्या इस 4 रुपए पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को, ये HDFC को, क्या सर उस पर इंटरेस्ट भी देगी? जी बिल्कुल नहीं। कभी भी ध्यान रखिए, CRR पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है आरबीआई। ध्यान रखेंगे, किसी भी कमर्शियल बैंक को CRR पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हम देखें क्या सर कितना परसेंट आरबीआई CRR ले सकती है,
कोई भी डिसाइडेड नहीं होता है। कितना परसेंट भी वो ले सकती है आरबीआई अपने हिसाब से, अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो कितना परसेंटेज भी डिसाइड कर सकती है। ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है, ना ही कोई मिनिमम लिमिट है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। अब ये आरबीआई बोलेगी चलो सीआरआर तो आपने जमा किया मेरे पास, आरबीआई कह रही है कि मेरे पास आपको पूरे डिपॉजिट का सीआरआर जमा करना है, लेकिन अपने पूरे डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आपको खुद के पास भी एक रिजर्व बनाकर रखना है। ठीक है, तो 100 रुपए में 4 रुपए जैसे इसके पास रखा गया है, उसी तरीके से 100 रुपए का मान लीजिए 18%, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 18% मान लीजिए आरबीआई कहेगी आपको खुद के पास भी रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोक्स 18 रुपए जो है वो ये अपने पास रखेगा, अप्रोक्स जो है 18 रुपए वो अपने पास रखेगा। तो अप्रोक्स इसके पास देखें तो कितना रुपए बच गया, 78 रुपीज। अब इसके पास कितना रुपए बचा है, 78 रुपीज ही तो बचा है। 18 4 22 रुपए खर्च कर दिए इसने, खर्च का मतलब 4 रुपए यहां दे दिया, 18 रुपए अपने पास रखेगा, और फिर बचा कितना, 78। अब ये जो इसके पास बच गया है रुपए, ये जो एक्चुअल में अमाउंट है, इसी को ही बस इसके पास यही एलिजिबिलिटी है कि ये मार्केट में इस 78 रुपए को, ओनली 78 रुपीज को मार्केट में लोन दे सकता है। समझ में आ रही है बात। तो कहीं ना कहीं ये जो एचडीएफसी बैंक है, इसके पास जो भी अमाउंट आएगा, डिपॉजिट आएगा, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, जिस पर कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देगी, ना भी नहीं कभी फ्यूचर में वापस करेगी इसको पैसा। और जो पैसा इसके पास रख रही है उसको बोलते हैं सीआरआर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब जो पैसा आरबीआई की गाइडलाइंस की तरफ से जो पैसा आरबीआई के द्वारा कहा जाएगा इस रेट के हिसाब से तुम्हें भाई अपने पास रिजर्व रखना है, मेरे पास नहीं, अपने पास जो हिस्सा रखना है, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सर जो अपने पास रखेगा सर वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर ये चाहता है कैश के फॉर्म में रखना, ये चाहता है सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना, ये चाहता है, ये मतलब कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, कमर्शियल बैंक चाहता है कि भाई आपका डिबेंचर या किसी भी सिक्योरिटी या फिर गोल्ड के फॉर्म में रखना, किसी भी सिक्योरिटी फॉर्म में इसको अगर खुद के पास जो रिजर्व बना के रखना है वो आपका एसएलआर हो गया, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया। कोई दिक्कत यहां पर, कोई परेशानी, आई होप सो सभी किसी को भी नहीं हुई होगी। तो यहां पे आपको एक चीज समझना है, ये है आपका सीआरआर जो मैंने लिख दिया, ठीक है, और ये है आपका एसएलआर। और सीआरआर एसएलआर के बाद जो बच गया फिर वही जो लोन है वो मार्केट में दे पाएगी। ठीक है, अब एक बात को आपको समझना है, ध्यान से समझिए। अभी हम सीआरआर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीआरआर जो है वो क्या है, एक तरीके का ऐसा रेशियो, राइट। सीआरआर जो है वो क्या किया जाएगा, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इस पे किसी भी गिवन टू आरबीआई। ये क्या है सीआरआर, कुछ ऐसा ऐसा रेट है जिसको आरबीआई को दिया जाता है बाय कमर्शियल बैंक, बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स। अगर हम इसके साथ में बात करो कि मैक्सिमम सीआरआर का रेट कितना होना चाहिए, तो इस पर कोई भी लिमिट नहीं है साथियों। अगर सर आप बताइए अगर मिनिमम कितना होना चाहिए सीआरआर का रेट, तो इस पे भी कोई भी लिमिट नहीं है, ध्यान रखेंगे, इस पे जो है कोई भी लिमिट नहीं है। करंट में देखें अप्रोक्स जो रेट है, करंट रेट जो है वो आपका कितना रखा है, 4% रखा गया है, 4% रखा गया है। तो आपको ये चीज समझना है। तो इस तरीके से ये होता है सीआरआर का मतलब। अब यहां पे एक चीज को आपको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अब मैं आपको ना इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि किस तरीके से आरबीआई जो है सीआरआर का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। हम इस चीज को समझने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं आपसे इतना पूछूं, अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि भाई देखो, अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, सीआरआर को रेट को बढ़ा दिया जाए, सीआरआर को रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, आपके पास 100 रुपए आया, ठीक है, एचडीएफसी के पास 100 रुपए आया, 100 रुपए का 4 रुपए जो है वो किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया, आरबीआई को दे दिया, ठीक है। अब 100 रुपए का जब 4 रुपए आरबीआई को दे दिया, तो अभी मान लीजिए इसके पास कितना रुपए बचा, 96 रुपीज बचे।
मान लेते हैं अभी सीआरआर, अभी एसएलआर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम एसएलआर को भी नहीं एज्यूम कर रहे हैं। तो 4 रुपए जब इस आरबीआई को दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 96 में अब ये क्या कर सकता है, ये लोन दे सकता है। मार्केट में लोन कितना दे सकता है, सिर्फ 96 रुपीज दे सकता है। ठीक है, मार्केट में 96 आएगा तो मतलब मार्केट में मनी सप्लाई जो है 96 रुपीज की है, 96 रुपीज जो पब्लिक है वो खर्च कर सकती है। ठीक, अगर आरबीआई चाहे तो अगर अगर आरबीआई चाहता है कि भाई मैं मार्केट में की मनी सप्लाई कम करना चाहता हूं, अगर आरबीआई ये चाहती है कि मार्केट की मनी सप्लाई कम करना चाह रही है, तो ये क्या कहेगा, सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा, आरबीआई के द्वारा सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। सीआरआर को बढ़ा दिया मतलब मान लीजिए आरबीआई ने 5% कर दिया, आरबीआई ने 5% कर दिया, तो इसका सीन क्या होगा, अगर आरबीआई ने 5% कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि अब जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई को जो लोन देगी, सॉरी, अब कमर्शियल बैंक जो है अब आरबीआई को जो सीआरआर इंटरेस्ट रेट जो अब सीआरआर देना है वो 4 रुपए नहीं बल्कि अब 5 रुपए देना है। तो अब इसके पास लोन देने की कैपेसिटी, इसके पास कितना रुपए बचेगा, सिर्फ 95 रुपीज बचेगा। इसका मतलब अगर जब हम सीआरआर को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो मनी सप्लाई है वो कम हो रही है, मनी सप्लाई जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ रहे हैं, सीआरआर जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो मनी सप्लाई कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है, कैसे कि अब ये जो कमर्शियल बैंक है अब ये 95 रुपीज बचेगा, अब ये मार्केट में सिर्फ 95 रुपीज लोन दे सकती है। अब लोगों के पास लोन 95 रुपीज कम आएगा, मतलब अब पैसा कम आएगा पहले के अकॉर्डिंग, तो अब वो डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो ऑब्वियस बात है जो प्राइस बढ़ी हुई थी वो कंट्रोल हो जाएगी। जब डिमांड ही नहीं करेंगे तो भाई सामने वाला सप्लाई कैसे कर देगा, तो सब जब सामने वाला सोचेगा यार डिमांड कम है यार तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, कम रुपए कर देगा, उसका अमाउंट जो है कम कर देगा, तो इससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आ रही बात, इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो यहां पे हमने एक कंसेप्ट समझा क्या, कि अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, हमने पढ़ा क्या, अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी साथियों, वो आपकी अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी साथियों, कम होगी। और मनी सप्लाई कम होना मतलब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन वाली जो सिचुएशन है, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है वह भी कंट्रोल हो जाएगी और कम हो जाएगी। सीआरआर को बढ़ाया मतलब अब ज्यादा पैसा जमा करना है आरबीआई के पास। ठीक है, दूसरा चीज देखें तो अगर सीआरआर को कम कर दी जाए, सीआरआर को कम कर दी जाए तो इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है साथियों, जो मनी सप्लाई है वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीआरआर को अगर कम कर दिया जाए, 3 रुपए कर दिया जाए, 3% कर दिया जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कैपेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 97 रुपीज हो जाएगी। अभी मार्केट में 97 रुपीज दे सकता है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो अब लोगों के पास पैसा आएगा, अब जब पैसा आएगा तो इससे क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन भी होगा। तो मतलब क्या है, इससे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, सीआरआर इंक्रीज मनी सप्लाई डिक्रीज, इन्फ्लेशन डिक्रीज, सीआरआर डिक्रीज मनी सप्लाई इंक्रीज, इन्फ्लेशन इंक्रीज। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताइए। ये आई होप आप सभी को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर किसी प्रकार की कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये है आपका कंप्लीट सीआरआर के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की किसी को परेशानी है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएलआर के बारे में, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में बात करते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएलआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएलआर। देखिए अभी मैंने जस्ट समझा दिया है, हालांकि एसएलआर क्या है, बस जो सीआरआर एसएलआर में बेसिकली बस अंतर इतना है कि जो सीआरआर होता है वो अपने डिपॉजिट का टोटल एनडीटीएल का जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास, जितना आरबीआई भी रेट लगा रखी है। लेकिन जो एसएलआर होता है वो आरबीआई के पास नहीं जमा करना पड़ता है, वो अपने एनडीटीएल का मतलब जितना डिपॉजिट आया है उतने का अपने ही पास, मतलब बैंक अपने पास रिजर्व बना के रखेगा, अपने पास रिजर्व बना के रखेगा उसी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आने के लिए, या फिर एटीएम में पैसा डालने के लिए, मतलब किसी भी तरीके से अपने ही बैंकों के, अपने बैंक के पास, बैंक जो है अपने पास ही रखेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बनाएगा, क्या होगा,
रिजर्व्ड बाय बैंक्स with themselves with themselves of total NDTL टोटल NDTL खुद के पास उनको रखना पड़ेगा खुद के लिए। ठीक है। दूसरा, सर SLR रेट जो होता है वो कितना मैक्स मिनिमम कितना हो सकता है? तो भाई देखो, जो मिनिमम है वो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम है साथियों, वो आपको जो है मैक्सिमम जो है वो 40% की SLR रेट होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 40% की आपकी SLR रेट होनी चाहिए, मैक्सिमम 40%। अगर मैक्सिमम 40% है तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाइए कि आपका SLR। और देखो, मैक्सिमम 40% कभी किया जाएगा जब भाई मनी सप्लाई को बिल्कुल तरीके से क्या करना पड़े, कम करना पड़े। मनी सप्लाई को बिल्कुल क्या करना पड़े, कम करना पड़े। तो इस समय जो SLR रेट है, इस समय जो SLR रेट है वो कितना है करंट में यहां मैं लिख दे रहा हूं, करंट में कितना है, तो वो आपका 18% है। समझ में आई बात? तो अब यहां पे एक चीज हमें समझना है, सर इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग मतलब MPC जो है मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना चाह रही है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा मनी सप्लाई पे, कैसे कंट्रोल करेगी? सिंपल सी बात, SLR अगर बढ़ाएगी ज्यादा से ज्यादा, अगर SLR को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अब बैंकों को खुद के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा और लोन कम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए RBI ने कहा भाई तुम्हारे पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का 18% मतलब 18 रुपए जो है खुद के पास रखो, और बाकी का बचा हुआ जो लोन है, बाकी का बचा हुआ वो लोन के रूप में लोगों को दे दो। तो 100 रुपए में अगर 18 रुपए खुद के पास रखेगी तो इसके पास कितना रुपए बचा? अगर 18 रुपए इसने खुद के पास रख लिया तो अब 100 में से 18 गया तो कितना बचा? ओनली इसके पास 82 रुपीज बचेगा, है ना। अब ये बैंकों को लोन, जो लोगों को लोन दे पाएगी वो कितना दे पाएगी? सिर्फ 82 रुपीज दे पाएगी। ठीक है। अब अगर RBI चाहती है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ाना है, मार्केट में लोगों के पास पैसा बढ़ाना है, तो क्या करेगी? SLR को पहले से कम कर देगी। SLR को अगर कम कर देगी, मान लीजिए 18 से 10% कर दिया, अब कहीं ना कहीं 10% कर दिया, इसका मतलब इसके पास, बैंक के पास कितना रुपए बच जाएगा लोन देने के लिए? बैंक के पास कितना रुपए बच जाएगा लोन देने के लिए? तो अब कहीं ना कहीं 90 रुपीज आ जाएगा। अब जब इसके पास 90 रुपीज आ गया तो लोगों को लोन भी ये 90 रुपीज दे पाएगी। अब लोगों को जब लोन 90 रुपीज दे पाएगी तो इससे क्या होगा? पब्लिक हो गई खुश, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आएगा, मनी सप्लाई आएगी ज्यादा, और फिर वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा ही होगा, मार्केट में महंगाई होगी कि नहीं होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से जो है मनी सप्लाई कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमें बढ़ाना है तो हम ये जो SLR को कम कर देंगे, अगर हमें मनी सप्लाई को कम करना है तो हम क्या कर देंगे? इसको बढ़ा देंगे, फिर से हम इसको 20% कर देंगे। अब 20% कर दिए तो इसका मतलब क्या है? आप सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। उम्मीद आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे कि साथियों आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए आपकी डिमांड पर मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आप सभी के लिए हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं। इस पर हमने 2 सेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसके अंदर किस कमेटी के द्वारा ये पॉलिसी बनाई जाती है, उस कमेटी का गठन कब हुआ, किस एक्ट को किस सेक्शन के अमेंडमेंट की वजह से उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, कितने मेंबर होते हैं, और ये मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं, और इन मेंबर की जो मीटिंग होती है वो कब कब होती है, और क्या ये मेंबर लोग डिसाइड करते हैं। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखा। साथ ही साथ हमने एक और सेशन लिया उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि सेकेंड पार्ट है। हमने उसमें ये समझने का प्रयास किया मेरे प्यारे साथियों कि किस तरीके से ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये पॉलिसी रेट को डिसाइड करती है, जिसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को एक स्थिरता प्रदान करने के लिए, या फिर कहें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, कहीं ना कहीं
वहां पे कुछ पॉलिसी रेट को डिसाइड करना होता है, जिसके वजह से आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो जो दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, हमने समझाया था आप सभी को कि वो है, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमने उसके अंदर समझने का प्रयास किया था कि जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का हमने बात करा था, जिसके अंदर हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा हमने समझने का प्रयास किया था कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किस तरीके से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल मनी सप्लाई को अगर कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि भाई देखो, आपके जेब में अगर पैसा है तभी आप डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में उसके प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ना ही इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करना होता है। प्राइसेस बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस घट रहा है तो इन्फ्लेशन घट रहा है। साधारण सी भाषा में इन्फ्लेशन को कहें तो महंगाई। महंगाई भी एक सीमित सीमा तक होनी चाहिए, जिसका आप सभी को मैंने ये समझाया था कि 4 प्लस माइनस 2% होना चाहिए, जिसका हमने एक बेस सेट किया था कि 4% तक अगर महंगाई है तो वो एक स्टेबल मैनर में है। 4 से अगर महंगाई और भी ज्यादा बढ़े तो मैक्सिमम 6% तक होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो जाती है महंगाई तो किसी भी इकोनॉमी के लिए दिक्कत वाली सिचुएशन है। साथ ही साथ हमने देखा कि अगर महंगाई कम भी हो तो महंगाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो हमने देखा 4% से मैं कम से कम 2% तक होना चाहिए। अगर 2% से अगर लो चला जाता है आपका इन्फ्लेशन रेट तो वह भी इकोनॉमी के लिए एक रिसेशन वाली सिचुएशन या फिर कहें कंट्री के अंदर दिक्कत वाली सिचुएशन है। तो उन्हीं सभी को कंट्रोल करने के लिए आप सभी को पता है कि हमारी एक जो आरबीआई के अंदर एमपीसी कमेटी है, जिसको आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जानते हैं, जो कि उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन से इस कमेटी को बनाया गया। आप सभी को पता है सेक्शन 45 ZB आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इस कमेटी का गठन करके आपको मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ये कमेटी, जिसके अंदर अलग अलग पॉलिसी रेट डिसाइड करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आप सभी को ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया था। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर और क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर कौन कौन से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एक्शंस लेती है। हमने इसके अंदर समझने का प्रयास किया था साथियों, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और किस तरीके से CRR के वजह से आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल की जाती है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, किस तरीके से SLR का प्रयोग करके, इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके एमपीसी जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद हमने देखा साथियों रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट जिसको आप बोलते हैं। रेपो रेट को देखा, क्या मतलब होता है रेपो रेट का, ये भी हमने देखा कि किस तरीके से आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है और उसके बिहाफ पे कुछ न कुछ कोलेटरल रखती है अपने पास, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब लोन प्रोवाइड करती है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि रेपो रेट का प्रयोग करके किस तरीके से आरबीआई जो है मार्केट के अंदर, या फिर कहें आरबीआई के अंदर जो कमिटी है एमपीसी, उस मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर और उसके पहले सेशन के अंदर देखा है। तो इसका मान कहें तो हमने साथियों मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर 2 सेशंस किए, और उन 2 सेशन का एक छोटा सा 5 मिनट के अंदर आप सभी के सामने मैंने पूरा रिवीजन साझा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमने उस 2 सेशन में क्या किया है, जो भी आज तीसरा सेशन पहली बार देख रहे होंगे। साथियों एक चीज मैं पहले से ही बता दूं, अगर आप सभी ये तीसरा सेशन डायरेक्ट देख रहे हैं तो थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है समझने में, क्योंकि इसके पहले जो 2 सेशन हुए हैं अगर आप उनको नहीं देखे होंगे तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप सभी ये तीसरा सेशन जो जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप सभी एक बार उन 2 सेशन को भी देखें, सो दैट कि इस तीसरे सेशन के अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक को पूरा जो कंप्लीट कर रहे हैं उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। और यहां से इस बात का मैं दावा करता हूं
कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का रहा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यहां से पूछे गए एक एक सवाल का आप आंसर कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि यहां से पूछे गए सवाल का आंसर के साथ साथ आप कि कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक होगी, क्योंकि हम इसको ये बिल्कुल नहीं पढ़ाते हुए समझ रहे हैं कि मेरे सामने कोई टॉपर बच्चा बैठा है या कोई मेरे सामने लो बच्चा या एवरेज बच्चा बैठा हुआ है। हम ये मान रहे हैं कि हमारे मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ एकदम जीरो लेवल बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आप या तो स्पीड में पढ़ लें, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, या फिर वो आपके लिए फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अगर आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से आता है, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारी दो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम तीसरे सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे लास्ट सेशन के रह गए थे, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को जो हमारे रहे हैं उसको पढ़ेंगे, और इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक है उसको समाप्त करेंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो साथियों अगर मैं बात करूं तो आप सभी के सामने मैंने डिस्कस किया था, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप सभी से मैंने कहा था कि इसके अंदर एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, इसके अंदर मैंने सभी चीज आप सभी को मैंने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, गणनात्मक और गुणनात्मक इंस्ट्रूमेंट्स का हमने पढ़ा। इसमें हमने देखा, हमने सीआरआर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही इसमें हम समझने का प्रयास करें तो हमने सीआरआर के बारे में पढ़ा, हमने एसएलआर के बारे में पढ़ा, हमने रेपो रेट के बारे में पढ़ा, हमने एमएसएफ रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब वो हम पढ़ेंगे साथियों रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, हमने बैंक रेट भी पढ़ा था। ठीक है, हमने बैंक रेट भी पढ़ लिया। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, हम पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ रेट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे साथियों ओएमओ, जिसको आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन 8 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जो एमपीसी है वह मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ये ऐसे 8 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इसके बाद साथियों बात करें क्वालिटेटिव, इसको भी आज हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम देखते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं गाइडलाइंस बाय आरबीआई, गाइडलाइंस बाय आरबीआई। इसके अंदर हम देखते हैं मोरल सुएजन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट एक्शन, और साथ ही साथ इसके अंदर लास्ट में हम लोग देखते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। साथ ही हमने यहां तक कवर कर लिया था, अगर हम समझने का प्रयास करें यहां तक कवर कर लिया था। आज हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसडीएफ रेट क्या होता है, ओएमओ क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव के रिवर्स रेपो रेट से। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
ध्यान से समझिए क्या है ये रेट। जैसे देखिए हमने रेपो रेट समझा था। रेपो रेट क्या था? ये एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ही पार्ट है। रेपो रेट भी और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पार्ट हैं। रेपो रेट में हमने ये पढ़ा था कि जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है और लोन मांगता है, और आरबीआई उसको लोन दे देती है। उसके बदले कमर्शियल बैंक को कुछ अपना कोलेटरल प्रूफ रखना पड़ता है, चाहे वो सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़े, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरीके का आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में कोलेटरल प्रूफ रखना पड़ता है, जिसके बिहाफ पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। करंट में देखें तो 6% आपका रेपो रेट है। साथियों आप सभी को इसी तरीके से समझना है। अब रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट का उल्टा, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को बोलता है कि भैया आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, आप उसको मेरे पास पार्क कीजिए, रखिए आप मेरे पास, और उसके बदले मैं आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करूंगा। अक्सर आपने साथियों ये सुना होगा कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब सर ये होता है कि जब आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, मेरे भाई कमर्शियल बैंक से कम कम आरबीआई से ज्यादा कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना है कि आरबीआई लोन नहीं लेता कभी भी कमर्शियल बैंक से। लोन क्यों लेगा भाई, उसको क्या लोन की जरूरत है? लोन नहीं लेता कभी भी। समझाने के लिए आपको बताया जाता है कि वो लोन ले रहा है, कभी लोन नहीं लेता है। हमेशा आरबीआई को अगर ऐसा लगता है कि भाई जो कमर्शियल बैंक के पास जो है वो पैसा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रखा हुआ है, जिसके वजह से ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे रहे हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे रहे हो, इसका मतलब मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, लोन ज्यादा मिलेगा लोगों को तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास जेब में पैसा ज्यादा आएगा। अब जब जेब में पैसा ज्यादा आएगा तो इनकी डिमांड भी ज्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है, पैसा आएगा तो डिमांड होगी, और जब डिमांड होगी तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करेंगे कि भैया किसी भी एक प्रोडक्ट के प्राइस का ज्यादा पैसा पे करने के लिए भी तैयार हैं। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, मतलब कहने का मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, कहने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यही मतलब है अभी तक का हमने जो समझा। तो अब एक बात बताइए, इसका जो जड़ है वो सोल्यूशन क्या है, कि इस हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसका जड़ सॉल्यूशन क्या है भाई, कि स्टार्ट कहां से हुआ, कि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा रखा हुआ है, तभी तो वो ज्यादा लोन दे पा रहे हैं लोगों को, है ना? तो आरबीआई ने सोचा क्यों ना ही ये जो ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा है, क्यों ना ही इसको मैं ये बोल दूं कि भाई तुम एक काम करो, मेरे पास आके पैसा अपना रखो, जो भी एक्स्ट्रा इतना ज्यादा जो पैसा रखा हुआ आपको मेरे पास आके रखना है, और हाँ उसके बदले मैं आपको एक इंटरेस्ट भी दूंगा। मैं आपको उसके बदले एक इंटरेस्ट भी दूंगा, जिस इंटरेस्ट को बोला जाता है, एक इंटरेस्ट रेट दूंगा जिस इंटरेस्ट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे आरबीआई लोन नहीं लेता है, कमर्शियल बैंक को जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको अपने पास पार्क करने के लिए बोलता है। जैसे हम गाड़ी पार्किंग लगाते हैं, पार्क करते हैं गाड़ी को, ऐसे ही बोलता है कि एक्स्ट्रा मनी मस्ट बी पार्क विद द आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक्स। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई जब एक्स्ट्रा पैसा उसके पास नहीं रहेगा तो लोगों को लोन ही नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई भी कंट्रोल होगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। होप सो आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट है, ये आरबीआई के द्वारा दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ये रेपो रेट से कम होता है, कभी भी रेपो रेट से ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, ठीक है? और इसके बदले कोलेटरल भी रखना पड़ता है, ये भी बात सच सच है, ठीक है? तो रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, अगर हम ध्यान से समझे तो रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ आपका, अमाउंट रेट, और यू कैन से इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड बाय
RBI to the commercial bank on the behalf of or you can say on the behalf of extra amount parked with RBI by commercial bank। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को आरबीआई कहती है पार्क करने के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसी तरीके से एसडीएफ रेट भी होता है, सेम एसडीएफ रेट भी यही होता है साथियों आपका, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको आप शॉर्ट में एसडीएफ रेट बोलते हैं, एसडीएफ रेट। ये एसडीएफ रेट भी वही सेम चीज है, बस ये क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे विद कोलेटरल होता है, यहाँ पे विद कोलेटरल होता है। ठीक है, और यहाँ पे विदाउट कोलेटरल होता है। कोलेटरल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में सर ये क्या है, अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इससे सर मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगा। अब एक बात बताइए, रिवर्स रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट है, अगर उसको सर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, अब आप इसको बताइए सर। देखिए, आप खुद बताइए, आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब एक इंटरेस्ट रेट है, वो दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को। समझिए ध्यान से, आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, आप खुद समझिए, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो कहीं ना कहीं अब वो आरबीआई को ज्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, किसको, कमर्शियल बैंक को। तो जब ज्यादा देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा। जब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा आएगा तो फिर से कमर्शियल बैंक के पास जो लोन देने की कैपेसिटी है वह भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं है। अब जब लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि अब वो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा सकता है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा वो लोन दे सकता है और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा सकता है, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा डिमांड बढ़ने की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, तो आरबीआई कभी भी अगर ये इच्छा रखता है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो वो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ में आई बात। क्योंकि ये जो रिवर्स रेपो रेट है, सिंपल सी बात है, ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये जैसे ही इस चीज को बढ़ाया जाएगा, जैसे ही इस चीज को बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा किस चीज पे भाई, आपके मनी सप्लाई पे, आपके मनी सप्लाई पे। क्योंकि सिंपल सी बात है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ना, इसका मतलब ही यही है कि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आना, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कमर्शियल बैंक को, ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, इनकी क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, मनी सप्लाई ये लोग बढ़ा सकते हैं। और मनी सप्लाई अगर बढ़ गया तो मार्केट के अंदर ये जो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो हुआ पहला कंडीशन, जब रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा दी जाए तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा आपके इन्फ्लेशन पे। या फिर अगर मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है
कि मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना हो, इन्फ्लेशन को बढ़ाना हो, तो किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट को फिर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना है कि कम करना है, पहला सवाल ये बन सकता है। दूसरा क्या, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाते हैं तो आपके मनी सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक, तो इस बात को यहां से समझिए। तो पहला तो ये पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या हुआ, अगर रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे तो क्या होगा। अब कम करने का मतलब यही हुआ कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अब पूछोगे सर इससे कैसे कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कैसे कम होगा। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आरबीआई हूं, आप कमर्शियल बैंक हैं, रिवर्स रेपो रेट कम करने का मतलब क्या, अब मैं आपको कम इंटरेस्ट दूंगा। अब आपको जब मैं कम इंटरेस्ट रेट दूंगा तो आपके पास पैसा कम जाएगा, आप मतलब कमर्शियल बैंक। अब जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट रेट देगी मतलब कम पैसा जाएगा, कम पैसा जाएगा तो इसका मतलब इसके पास लोन देने की जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वह भी कम हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी ना, और फिर आप मार्केट में लोन नहीं दे सकते, मतलब बहुत कम से कम दे पाओगे। तो मनी सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन भी कम। ठीक, तो मनी सप्लाई भी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, कम हो जाएगा। और इसके वजह से जो है मार्केट में इन्फ्लेशन वाली जो सिचुएशन है मेरे प्यारे साथियों, वह भी जो है वो कम हो जाएगी। होप सो आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिवर्स रेपो रेट से आपका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी इकोनॉमी के ऊपर और आपके इस इन्फ्लेशन के ऊपर। आप सभी मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लियर है आप सभी को, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप सभी बताइए मुझे। ठीक, इसी तरीके से सेम एज इट इज एसडीएफ रेट भी है, सेम एसडीएफ ही रेट भी वही सेम ही होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपके पास, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है साथियों आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। उम्मीद करता हूं यहां आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओएमओ बोला जाता है, ओएमओ, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी आरबीआई करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ये एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये काफी बच्चों को परेशान करता है, पता नहीं क्यों इसमें बच्चे